हेलो फ्रेंड्स, तो ये जो हमारा क्वेश्चन सेशन है, फर्स्ट क्वेश्चन सेशन है नॉर्थ सेट 2023 के लिए, जो 3 जून को होना है। तो उसके लिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सेशन है। और इस जो भी हम क्वेश्चन सेशन करेंगे नॉर्थ सेट के लिए, अब लगातार क्वेश्चन सेशन आएंगे और उसमें उन क्वेश्चंस को शामिल किया जाएगा जिनके आने की संभावना ज्यादा है या जो पिछले एग्जाम्स में लगातार रिपीट हो रहे हैं और आगे भी वो आ सकते हैं। तो इसमें हम हर तरह के क्वेश्चंस लेंगे, हर सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस करवाए जाएंगे और 20 क्वेश्चंस करके या 15 क्वेश्चंस करके पर वीडियोस में होंगे। और इतने ही नहीं, 15 नहीं होंगे, अगर एक क्वेश्चन करवाएंगे तो उससे रिलेटेड कई क्वेश्चंस हम देखेंगे। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट मेथड ऑफ पेशेंट आइडेंटिफिकेशन बिफोर एनी प्रोसीजर। आपको कोई से प्रोसीजर करने से पहले आपका बेस्ट मेथड या करेक्ट मेथड क्या होगा पेशेंट को आइडेंटिफाई करने का। ऑप्शन ए, आस्क द नेम ऑफ पेशेंट, चेक बैंड नंबर, सी है चेक रिस्ट आईडी बैंड ऑफ पेशेंट, या डी है आस्क नेम ऑफ द पेशेंट। तो पहला है आस्क नेम ऑफ द पेशेंट। तो अगर आप नाम पूछते हो तो एक और नाम के कई लोग वहां पर मिल जाते हैं, तो ये बेस्ट मेथड नहीं होगा नाम पूछना। ऑप्शन बी है चेक बेड नंबर। आप बेड नंबर चेक करते हो तो बेड नंबर चेक करते हो तो हो सकता है बेड नंबर एक ही होगा बेड नंबर, लेकिन क्या आपने देखा होगा सरकारी अस्पताल में पेशेंट बाहर बीड़ी पी रहा है और उसके रिश्तेदार कहां बैठे, बेड पर। आपने बेड नंबर चेक किया और रिश्तेदार के क्या लगा दिया, इंजेक्शन लगा। तो ये भी क्या करेक्ट मेथड ये भी नहीं है, बेस्ट ये भी नहीं है। उसके बाद सी है चेक रिस्ट आईडी बैंड ऑफ द पेशेंट, और डी है आस्क नेम ऑफ द पेशेंट टू हिज रिलेटिव। अगर हम रिलेटिव से नाम पूछते तो सेम वही है, दो भी हो सकते हैं, दो नाम के भी सेम यही हो सकता है, तो हम ये भी नहीं करेंगे। तो बेस्ट मेथड क्या होगा, चेक करेंगे रिस्ट आईडी बैंड, रिस्ट आईडी बैंड चेक करेंगे, ये बेस्ट मेथड है पेशेंट आइडेंटिफिकेशन के लिए। अगर आपसे पूछता है चाइल्ड के लिए, किसके लिए, फॉर चाइल्ड, बच्चों के लिए क्या करोगे, बच्चों के लिए रिस्ट आईडी नहीं, क्या चेक करोगे, लेग बैंड। क्या चेक करते हैं, लेग बैंड। और किस लेग में करोगे, तो लेफ्ट में, लेफ्ट लेग में लेग बैंड चेक करोगे आइडेंटिफिकेशन के लिए, किसमें, चाइल्ड के लिए। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। उसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी रेट इन इंडिया। तो क्या पूछ रहा है, मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी का क्या मतलब है, डेथ। मोर्टेलिटी का क्या मतलब है, डेथ। और मॉर्बिडिटी का क्या मतलब है, मॉर्बिडिटी का मतलब है सिकनेस रेट। तो मोर्टेलिटी मतलब डेथ रेट, जो डेथ रेट हो रही है उसका सबसे कॉमन कॉज क्या है, मैटरनल यानी कि मदर्स में। तो मदर्स में क्या, एनीमिया, एनीमिया ये भी एनीमिया नहीं है। क्या अबॉर्शन है, अबॉर्शन भी नहीं है। क्या पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, ये भी नहीं है। तो क्या है, हेमरेज है। सबसे कॉमन कॉज क्या है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट का, तो जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट का सबसे कॉमन कॉज है हेमरेज। और हेमरेज भी कौन सा हेमरेज, स्पेसिफिक पूछता है, पीपीएच यानी कि पोस्टपार्टम हेमरेज। कौन सा, पोस्टपार्टम हेमरेज। और पोस्टपार्टम हेमरेज भी किस वजह से, किस वजह से, इसमें भी एटॉनिक यूट्रस। किस वजह से, एटॉनिक यूट्रस। एटॉनिक यूट्रस की वजह से सबसे ज्यादा होता है पोस्टपार्टम हेमरेज। तो ये भी पूछ चुका है कि सबसे कॉमन कॉज क्या, हेमरेज है। कौन सा हेमरेज है, ये भी पूछा जा चुका है, पोस्टपार्टम हेमरेज है। और पोस्टपार्टम हेमरेज का सबसे कॉमन कॉज क्या, एटॉनिक यूट्रस, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा ये था। अगर आपसे इस क्वेश्चन को इस तरह से ना पूछ के पूछता है कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मैटरनल मॉर्बिडिटी, यानी कि किसका, मॉर्बिडिटी का, मैटरनल मॉर्बिडिटी का कॉमन कॉज। तो मैटरनल मॉर्बिडिटी का अगर मोस्ट कॉमन कॉज आपसे पूछा जाता है तो तब आप क्या बताओगे, मॉर्बिडिटी मतलब सिकनेस। सिकनेस रेट का सबसे कॉमन कॉज है एनीमिया। क्या है, एनीमिया। तो मैटरनल मॉर्बिडिटी का तो मोस्ट कॉमन कॉज एनीमिया, जबकि मॉर्टेलिटी का क्या है, हेमरेज। और उसमें भी कौन सा, पोस्टपार्टम हेमरेज। और पोस्टपार्टम हेमरेज में सबसे, पोस्टपार्टम हेमरेज का सबसे कॉमन कॉज एटॉनिक यूट्रस। उम्मीद है आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ आएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट इन इंडिया। क्या पूछ रहा है, चाइल्ड की मोर्टेलिटी रेट।
तो चाइल्ड की मोर्टेलिटी रेट पूछ रहा है, तो चाइल्ड की मोर्टेलिटी, तो चाइल्ड की जो एज कंसीडर करते हैं वो करते हैं 1 to 5 ईयर। इस एज ग्रुप में 1 से 5 एज ग्रुप में क्या पूछ रहा है, सबसे कॉमन कॉज मोर्टेलिटी डेथ रेट का। तो वो क्या होता है, ऑप्शन ए प्री मैच्योरिटी, ऑप्शन बी निमोनिया, ऑप्शन सी डायरिया या ऑप्शन डी डेंगू। तो जो चाइल्ड मोर्टेलिटी का सबसे कॉमन कॉज है वो क्या है, निमोनिया। सबसे कॉमन कॉज तो क्या है, निमोनिया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या जाएगा, निमोनिया जाएगा। अगर निमोनिया ऑप्शन में नहीं हुआ तो तब क्या जाएगा, डायरिया जाएगा। सेकंड प्रायोरिटी आप किसको दोगे, डायरिया को। तो सबसे कॉमन कॉज तो क्या है इसका, निमोनिया है, और जबकि दूसरा कॉमन कॉज है इसका डायरिया। और डायरिया जो होता है, डायरिया का सबसे कॉमन कॉज है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डायरिया, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डायरिया इन चाइल्ड। तो चाइल्ड में जो डायरिया का सबसे कॉमन कॉज होता है वो होता है रोटा वायरस। क्या होता है, रोटा वायरस। सबसे कॉमन कॉज किसमें, चाइल्ड में डायरिया का। जबकि एडल्ट में क्या होता है, अगर एडल्ट की बात करें तो एडल्ट में जो डायरिया का सबसे कॉमन कॉज है वो क्या है, इकोलाई। वो क्या है, इकोलाई। जबकि चाइल्ड में क्या है, एडल्ट में तो इकोलाई है और चाइल्ड में क्या है, रोटा वायरस है। तो मोस्ट कॉमन कॉज चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट का वो क्या है, निमोनिया, और दूसरा कॉमन कॉज क्या है, डायरिया। अगर आपसे ये ना पूछ करके एग्जामिनर क्या पूछता है, आपको एग्जामिनर इस तरह से पूछता है, मोस्ट कॉमन कॉज चाइल्ड मोर्टेलिटी ना पूछ करके क्या पूछ लेता है, इन्फेंट। तो जो प्री मैच्योरिटी है, इन्फेंट मोर्टेलिटी का, प्री मैच्योरिटी किसका कॉज है, प्री मैच्योरिटी मोस्ट कॉमन कॉज है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी। ठीक है, तो इन्फेंट मोर्टेलिटी का सबसे कॉमन कॉज क्या है, तो वो है प्री मैच्योरिटी। बच्चे प्री मैच्योर हो जाते हैं ना, जेस्टेशनल एज क्या रहती है उनकी, कम रहती है, जिसकी वजह से ऑर्गन्स मैच्योर नहीं हो पाते हैं। तो क्या हो जाता है, अगर कितने प्रीमैच्योर है, कितनी जल्दी वो बॉर्न हो गए हैं, ठीक है, 37 वीक से कितने पहले बॉर्न हो गए, तो आपने देखा होगा कि लंग्स में एक सर्फेक्टेंट होता है जो एक्टिविटी कब होता है, 34 वीक्स ऑफ जेस्टेशनल एज। अगर उससे पहले बच्चा बॉर्न हो गया तो क्या होगा, सर्फेक्टेंट ही एक्टिवेट नहीं होगा, लंग्स मैच्योर नहीं होंगे, हाइपोक्सिया हो जाएगा, बच्चे की डेथ हो जाएगी। बच्चे के लंग्स फंक्शनिंग ही नहीं होंगे तो ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो प्री मैच्योरिटी सबसे कॉमन कॉज है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हमने एक साथ लिए क्योंकि ये दोनों क्या है, एक दूसरे से थोड़ा सा इनमें डिफरेंस है, और इन दोनों में कंफ्यूजन करके बहुत बार एग्जामिनर क्या करता है, क्वेश्चन पूछता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 5 है। तो पहले हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में जो क्वेश्चन है वो किसका है, इनफिल्ट्रेशन का। क्या क्वेश्चन है, इनफिल्ट्रेशन का क्वेश्चन है। एग्जामिनर आपको क्या देता है, क्लिनिकल फीचर देता है और बताता है कि इस पेशेंट को इनफिल्ट्रेशन है या फ्लेबाइटिस है। आपको उन दोनों में क्या करना होता है, डिफरेंस करना होता है। तो पहले हम देखते हैं इनफिल्ट्रेशन वाला। इनफिल्ट्रेशन में क्या होना, अगर आपने किसी को आईवी कैनुला लगाया है, इंट्रावेनस कैनुला लगाया है, और वो कैनुला डिसलॉक्ड हो जाता है, वेन को पंचर कर देता है, वेन से निकल जाता है, या फिर जो फ्लूइड है उसका बैक फ्लो हो जाता है। तो जो फ्लूइड अगर वेन में नहीं जाएगा, तो फ्लूइड कहां लीक होगा, इंटरस्टिशियल स्पेस में। कहां जाएगा, फ्लूइड लीक हो जाएगा, कहां पर, इंटरस्टिशियल स्पेस में। और इस स्पेस में अगर फ्लूइड क्या होगा, कलेक्ट होगा। क्या हो जाएगा, इस स्पेस में फ्लूइड का कलेक्शन हो जाएगा। तो अगर फ्लूइड का यहां पर कलेक्शन हो गया, किसमें, इंटरस्टिशियल स्पेस में, तो यहां पर फ्लूइड कलेक्ट होगा, तो इस एरिया में क्या देखने को मिलेगा, एक तो स्वेलिंग होगी, इस एरिया में एक तो क्या होगी, स्वेलिंग देखने को मिलेगी, और क्या देखने को मिलेगा, एडिमा देखने को मिलेगा। तो स्वेलिंग और एडिमा देखने को मिलेगी इस एरिया में, और इस एरिया में स्वेलिंग और एडिमा के साथ क्या देखने को मिलेगा, यहां पर पेन होगा। क्या होगा, पेन होगा। और क्या देखने को मिलेगी, कूलनेस देखने को मिलेगी। ये एरिया कूल हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। ठीक है, तो स्वेलिंग देखने को मिलेगी, एडिमा देखने को मिलेगा, पेन देखने को मिलेगा, और क्या देखने को मिलेगी, कूलनेस देखने को मिलेगी।
तो ये आपको याद रखना है, ये मेन पॉइंट है। कौन सा वाला? कूलनेस, कूलनेस, स्वेलिंग, एडिमा, पेन और कूलनेस, ये देखने को मिलेगा। तो आपने क्या कहना है, इस पेशेंट को क्या हुआ है, इसको इनफिल्ट्रेशन हुआ है, ठीक है। तो ये आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। उसके बाद हमारा नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, हमने कहा था कि ये दोनों क्या है, एक दूसरे से मैच कर रहे, एक दूसरे से इनमें थोड़ा सा डिफरेंस, और एग्जामिनर इन दोनों में ही आपको क्या करता है, कंफ्यूज करता है। दूसरा क्या, ये दोनों जो है कॉम्प्लिकेशन है किसके, आईवी थेरेपी के। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है इसमें क्या देगा आपको, ये किसका है, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस या फ्लेबाइटिस का। ये क्वेश्चन आपका फ्लेबाइटिस का। फ्लेबाइटिस मतलब जो वेन है उसकी वॉल में क्या हो जाना, इन्फ्लामेशन हो जाना, उसको क्या कहते हैं, फ्लेबाइटिस कहते हैं। तो इसमें भी आपको सेम वही क्लिनिकल फीचर देगा, ठीक है, उसमें भी आपको क्लिनिकल फीचर दे करके बताएगा कि आप बताइए कि इसको क्या हुआ है। तो इसको क्या हुआ, क्लिनिकल फीचर फ्लेबाइटिस, इन्फ्लामेशन हो जाए कहां पर, अगर वेन की वॉल पर, जिस वेन पर क्या लगाया था, आईवी कैथेटर लगाया था या कैनुला लगाया था, उसकी वेन में इन्फ्लामेशन हो जाए, तो उसके जो क्लिनिकल फीचर देखने को मिलेंगे, ये देखिए, ये क्लिनिकल फीचर क्या देखने को मिल रहे हैं यहां पर। एक तो लोकेलाइज्ड रेडनेस, लोकेलाइज्ड रेडनेस, रेडनेस हो गई है, ठीक है, ये सारे स्पेसिफिक है, याद रखना कौन सा, रेडनेस देखने को मिलेगी। और क्या देखने को मिलेगा, यहां पर लोकल टेम्परेचर, जो लोकल टेम्परेचर होगा उस जगह का क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, जो टेम्परेचर होगा इंक्रीज हो जाएगा। यहां पर लिख सकता है आपको वार्मनेस भी दे सकता है लिख के, लोकलाइज्ड टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और क्या होगी, यहां पर स्वेलिंग देखने को मिलेगी, क्या देखने को मिलेगी, स्वेलिंग देखने को मिलेगी। और क्या होगा, यहां पर टेंडरनेस आ जाएगी, क्या आ जाएगी, टेंडरनेस, टेंडरनेस देखने को मिलेगी। और जो वेन होगी, कॉर्ड लाइक वेन, कॉर्ड लाइक वेन, वेन कैसे हो जाएगी, कॉर्ड लाइक, कॉर्ड की तरह हो जाएगी, बिल्कुल कठोर हो जाएगी वेन। तो आपको इस तरह से क्लिनिकल फीचर देगा, 2-3 ही देता, ज्यादा नहीं देता, आपको बताएगा रेडनेस याद रखना है, वार्मनेस यानी लोकलाइज्ड टेम्परेचर इंक्रीज, और क्या, स्वेलिंग हो जाएगी उस एरिया में अगर उसको क्या हुआ है, फ्लेबाइटिस। तो ये हमने देखा इनफिल्ट्रेशन और फ्लेबाइटिस। इनफिल्ट्रेशन में क्या हो रहा था, इनफिल्ट्रेशन में स्वेलिंग, एडिमा, पेन, और उसके साथ क्या हो रही थी, कूलनेस। और इसमें क्या हो रहा है, इसमें लोकलाइज्ड टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, और क्या हो रही है, रेडनेस। तो इस तरह से ये 2 क्वेश्चन भी हमारे इनफिल्ट्रेशन का और फ्लेबाइटिस का। उसके बाद हमारा नेक्स्ट 6th क्वेश्चन है। 6th और 7th हमारे फिर वही है, उसी एक ही टॉपिक से, कैनुला से। अगर आपको, वैसे हमने कैनुला की एक अलग से वीडियो भी बनाई है, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां पर जाकर के सभी कैनुलास के बारे में देख सकते हैं। यहाँ पर जो हमने कैनुलास लिए जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, एक इस कैनुला के बारे में आपसे क्या पूछ लेगा, इसका कलर, कलर तो आपको दे देगा, साइज देकर के कलर पूछ लेगा, या कलर देकर के साइज पूछ लेगा। तो ये कौन सा कैनुला, ये दिख ही रहा है, ग्रीन कलर का कैनुला है, जिसका साइज कितना होता है, 18 गैस इसका साइज होता है, ठीक है। और इसका क्या होता है, फ्लो रेट, फ्लो जो रेट है इसका, वो फ्लो रेट कितना है इसका, वो है फ्लो रेट इसका 90 ml पर मिनट, 90 ml पर मिनट, किसका, ग्रीन कलर का 90 ml, 90 ml पर मिनट क्या है इसका फ्लो रेट है। तो आपसे पूछ लेगा कि ग्रीन कलर के कैनुला का साइज 18 गैस और उसका फ्लो रेट क्या है, 90 ml, 90 ml पर मिनट क्या है इसका फ्लो रेट है। और उसके बाद इसका जो यूज पूछता है, मेन इसका प्रायोरिटी यूज क्या है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, किसमें होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन में यूज किया जाता है, ब्लड ट्रांसफ्यूज करने में, ब्लड ट्रांसफ्यूजन में यूज किया जाता है 18 गैस ग्रीन कलर का आईवी कैनुला। उसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या है, ये है ग्रे कलर का, ये कैसे कलर का, ग्रे कलर का 16 गैस का आईवी कैनुला है, जिसका फ्लो रेट होता है 180 ml पर मिनट, इसका क्या है फ्लो रेट। और यूज किया जाता है मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन में। अगर ज्यादा ब्लड ट्रांसफ्यूज करना है, मैसिव अमाउंट में, ज्यादा हेमरेज हो गया, सीवियर ब्लीडिंग हो गई, तो ज्यादा ब्लड क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा। तो उसमें अगर ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाता है तो हम जो यूज करते हैं कैनुला, ग्रे कलर का 16 गैस का आईवी कैनुला यूज करेंगे, जिसका फ्लो रेट कितना होगा, 180 ml पर मिनट, इसका क्या होगा, फ्लो रेट होगा। तो ये हमारे ये दोनों कैनुला ये सबसे ज्यादा बार पूछे जाते हैं, तो इनको आप इनके बारे में सब कुछ आपको याद करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 8th क्वेश्चन है,
मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ आईयूसीडी इंसर्शन, इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। आईयूसीडी इंसर्शन का सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है? पेन, ब्लीडिंग, एक्टोपिक प्रेगनेंसी या फिर डेथ। तो जो आईयूसीडी इंसर्शन का सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन है वो क्या है? ब्लीडिंग। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आ चुका है कि आईयूसीडी इंसर्शन का सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होता है? तो वो होता है ब्लीडिंग। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीडोट ऑफ हिपेरिन इज। हिपेरिन का एंटीडोट क्या है? तो ये सदाबहार क्वेश्चन है, ये भी कई बार आता है एग्जाम में, तो ज्यादातर लोगों को इसका आंसर पता ही होता है। तो एंटीडोट ऑफ हिपेरिन विटामिन के, प्रोटामिन सल्फेट, डिफ्रॉक्सामिन या एन एसिटाइलसिस्टीन। तो जो हिपेरिन का एंटीडोट वो क्या है? प्रोटामिन सल्फेट। प्रोटामिन सल्फेट है एंटीडोट किसका? हिपेरिन का। विटामिन के किसका है? वारफेरिन का। किसका है? वारफेरिन का एंटीडोट। ठीक है, तो प्रोटामिन सल्फेट किसका है? हिपेरिन का एंटीडोट है। और वारफेरिन का एंटीडोट क्या है? विटामिन के। ठीक है, उसके बाद डिफ्रॉक्सामिन किसका एंटीडोट है? आयरन टॉक्सिसिटी। चिलेटिन थेरेपी दी जाती है डिफ्रॉक्सामिन की आयरन टॉक्सिसिटी का। किसका है? आयरन टॉक्सिसिटी का क्या है? एंटीडोट डिफ्रॉक्सामिन। और एन एसिटाइलसिस्टीन किसका? एसिटामिनोफिन। एसिटामिनोफिन पॉइजनिंग यानी कि पैरासिटामोल, पीसीएम पॉइजनिंग का एंटीडोट क्या है? एन एसिटाइलसिस्टीन। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बीसीजी वैक्सीन इज। ये भी कई बार एग्जाम में आता है, सबको इसका मतलब इसका आंसर पता ही होता है, इंट्राडर्मल। बीसीजी वैक्सीन के एडमिनिस्ट्रेशन का रूट कौन सा है? इंट्राडर्मल। ठीक है, तो कहां पर दिया जाता है? लेफ्ट अपर आर्म में। लेफ्ट अपर आर्म में इंट्राडर्मली दिया जाता है। ठीक है, बेसिलस ऑफ कैलमेट एंड ग्यूरिन, बीसीजी वैक्सीन। ठीक है, तो कौन से रूट से दी जाती है? इंट्राडर्मल लेफ्ट अपर आर्म में। ठीक है, कब? अगर एट बर्थ देते हैं। ठीक है, पाउडर फॉर्म में होती है। पहले तो कैसे होती है? पाउडर फॉर्म में होती है। कौन सी वैक्सीन? बीसीजी। ठीक है, कौन सी फॉर्म में होती है? पाउडर फॉर्म में। डाइल्यूट करते हैं किसके साथ? बोलनी पड़ती है, नॉर्मल सलाइन। कितना? 1 ml नॉर्मल सलाइन के साथ क्या करते हैं? इसको डाइल्यूट करते हैं। सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एट बर्थ अगर हम दें, इसको एट बर्थ दें तो कितना देंगे? 0.05 ml, वही इंट्राडर्मल। और अगर एट 1 मंथ पर देते हैं, 1 महीने पर देते हैं, तो तब हम देते हैं 0.1 ml, सेम इंट्राडर्मल। ठीक है, प्रिवेंट करती है किससे? एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस से। बीसीजी वैक्सीन किससे प्रिवेंट करती है? प्रिवेंट करती है एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। इंट्रा पल्मोनरी से नहीं करती, एक्स्ट्रा पल्मोनरी से, एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस से प्रिवेंट करती है बीसीजी वैक्सीन। और कब कितनी इफेक्टिव होती है? 15 to 20 इयर्स तक क्या कर सकती है? प्रिवेंट कर सकती है एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस से। कौन सी वैक्सीन? नाम है बीसीजी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, रिंगर्स लैक्टेड सॉल्यूशन कंटेन ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूएंट्स एक्सेप्ट। रिंगर लैक्टेड में सब कुछ होता है एक्सेप्ट एक को छोड़ करके। ठीक है, तो वो क्या है? क्लोराइड, सोडियम, पोटेशियम या ग्लूकोज। तो रिंगर लैक्टेड में क्लोराइड भी होता है, सोडियम भी होता है, पोटेशियम भी होता है, क्या नहीं होता है? ग्लूकोज नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, ग्लूकोज। ठीक है, तो रिंगर लैक्टेड के बारे में बहुत सारे, आरएल के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आरएल के बारे में क्या क्या पूछा जाता है? एक तो पूछा जाता है किस प्रकार का सॉल्यूशन है, तो कैसा है? आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। कैसा है? आइसोटोनिक है। दूसरा नाम इसका पूछा जाता है आरएल सॉल्यूशन का, रिंगर लैक्टेड का दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम होता है हार्टमान सॉल्यूशन। हार्टमान सॉल्यूशन इसका दूसरा नाम है। और क्या पूछा जाता है? इसमें कंपोनेंट्स तो पूछे ही जाते हैं, ये भी पूछा जाता है उनका कितना अमाउंट होता है। तो क्लोराइड कितना होता है? 1092.110 MEQ। सोडियम कितना होता है? 132.131 MEQ। पोटेशियम कितना होता है आरएल में? 425 MEQ। ये क्या होता है? पोटेशियम।
4 MEQ प्रायोरिटी जाती है, 130 MEQ किसकी जाती है, सोडियम की जाती है। इन दोनों को आप याद रखना, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि कितना सोडियम होता है या कितना पोटेशियम होता है किसमें, रिंगर लैक्टेट में। तो जितने भी हमने क्वेश्चन पूछे ये आरएल के बारे में, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी प्रपोज्ड बाय। सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी किसने दी है, डी ओरम, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, बैटी न्यूमन या फिर लेनिंगर। तो जो सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी दी गई है वो किसके द्वारा दी गई है, डी ओरम ने दी है। कौन सी थ्योरी, सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी। तो अगर आपसे पूछा जाता है सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी किसके द्वारा दी गई है, तो किसके द्वारा दी गई है, डी ओरम के द्वारा दी गई है सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी। उसके अलावा फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने जो थ्योरी दी है वो कौन सी है, एनवायरमेंटल थ्योरी। एनवायरमेंटल थ्योरी किसके द्वारा दी गई है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में और पूछता है, क्या पूछ लेता है, बॉर्न कब हुई थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल, तो बॉर्न कब हुई थी, 12 मई 1820 को। और एक क्वेश्चन, एक एग्जाम में तो वो शहर भी पूछा था, वो देश भी पूछा था, कहां पर, तो फ्लोरेंस, इटली। फ्लोरेंस शहर किसका, इटली में बॉर्न हुई थी कौन, फ्लोरेंस नाइटिंगेल 12 मई 1820 को। उसके अलावा इनका डेथ का भी पूछ लेते हैं कि इनकी डेथ कब हुई थी, तो इनकी डेथ हुई थी, कब हुई थी, 13 अगस्त 1910 में। और कहां पर हुई थी, लंदन में। लंदन में इनकी डेथ हुई थी और इटली में ये क्या हुई थी, बॉर्न हुई थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल से पूछे जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Which is the appropriate site to administer IM injection in children? चिल्ड्रन के लिए IM इंजेक्शन का एप्रोप्रिएट साइट कौन सा होगा, डेल्टोइड, वेंट्रोग्लूटियल, टॉर्सोग्लूटियल या वेस्टस लैटरलिस। तो ये तो आप सब जानते हैं, सबसे एप्रोप्रिएट साइट IM का चिल्ड्रन के लिए कौन सा है, वेस्टस लैटरलिस है सबसे एप्रोप्रिएट साइट। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 14th क्वेश्चन है, पैप स्मीयर इज एग्जांपल ऑफ। पैप स्मीयर किस प्रिवेंशन का एग्जांपल है, प्राइमरी प्रिवेंशन का, सेकेंडरी प्रिवेंशन का, प्राइमोडियल प्रिवेंशन का या टर्सरी प्रिवेंशन का। तो पैप स्मीयर में क्या करते हैं, जो पैप स्मीयर होता है वो क्या होता है, पैप स्मीयर स्क्रीनिंग टेस्ट है। क्या है, स्क्रीनिंग टेस्ट होता है किसके लिए, सर्वाइकल कैंसर के लिए, सर्वाइकल कैंसर के लिए। सर्वाइकल कैंसर का एक स्क्रीनिंग टेस्ट है जिसको क्या कहते हैं, पैप स्मीयर। तो स्क्रीनिंग टेस्ट है, तो आपने देखा होगा, आपने पढ़ा होगा कौन सा प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या आता है, दो चीजें आती, एक आती है अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली डायग्नोसिस, और क्या आता है, एडिक्वेट ट्रीटमेंट। अर्ली डायग्नोसिस और एडिक्वेट ट्रीटमेंट दो चीजें आती है, किसमें आती है, सेकेंडरी प्रिवेंशन में। तो पैप स्मीयर में क्या करें, स्क्रीनिंग कर रहे हैं, यानी डायग्नोसिस के लिए, किसका, सर्वाइकल कैंसर के लिए। तो किसका एग्जांपल हुआ, सेकेंडरी प्रिवेंशन का। तो पैप स्मीयर किसका एग्जांपल है, सेकेंडरी प्रिवेंशन का एग्जांपल है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मीजल्स वैक्सीन इज केप्ट इन रेफ्रिजरेटर इन। अगर हम फ्रिज में मीजल्स वैक्सीन रख रहे हैं तो हम उस वैक्सीन को कहां पर रखेंगे, फ्रीजर में, ट्रे बिलो द फ्रीजर, फ्रीजर के नीचे वाली ट्रे में, सेकंड कंपार्टमेंट में, फ्रीजर के नीचे जो सेकंड कंपार्टमेंट में उसमें, या स्लिप्स इन डोर या डोर्स में रखोगे। तो आप किस में रखोगे, मीजल्स वैक्सीन को हमेशा किस में रखी जाएगी, फ्रीजर में। किस में रखी जाएगी, फ्रीजर में। तो फ्रीजर में आप कौन सी वैक्सीन रखोगे, फ्रीजर में रखोगे आप मीजल्स। मीजल्स वैक्सीन कहां रखोगे, फ्रीजर में। और कौन सी वैक्सीन फ्रीजर में रखी जाती है, इसके अलावा पोलियो। तो पोलियो और मीजल्स वैक्सीन कहां रखी जाती है, फ्रीजर में। तो इस क्वेश्चन का आंसर, मीजल्स वैक्सीन इज केप्ट इन रेफ्रिजरेटर इन फ्रीजर। मीजल्स वैक्सीन कहां रखी जाएगी, फ्रीजर में रखी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, स्मॉलेस्ट बोन इज सिचुएटेड इन ह्यूमंस। स्मॉलेस्ट बोन ह्यूमंस के कहां पर सिचुएटेड होती है, ब्रेन में, थंब में, ईयर में या फिर नी में। तो जो स्मॉलेस्ट बोन है ह्यूमन के वो कहां पर सिचुएटेड होती है, ईयर में। और ईयर में भी कहां पर, मिडिल ईयर में।
क्या होता है मिडिल ईयर में। तो मिडिल ईयर में एक तो होती है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, क्या होती है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, और उसके अलावा क्या होती है बोनी कार्टिलेज होता है, बोन्स होती है, उसमें 3 बोन होती हैं MIS मिस, यानी कि कौन सी होती है, एक होती है मेलस, एक क्या होती है इनकस, और एक क्या होती है स्टेपीज। तो जो सबसे छोटी बोन कौन सी होती है, स्टेपीज होती है, जो कहां सिचुएटेड होती है मिडिल ईयर में। तो सबसे छोटी बोन कौन सी, स्टेपीज है, जो मिडिल ईयर में सिचुएटेड होती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गोबी ट्रिपल एफ प्रोग्राम इज प्रमोटेड बाय, गोबी ट्रिपल एफ प्रोग्राम इज प्रमोटेड बाय, गोबी ट्रिपल एफ प्रोग्राम कौन प्रमोट करता है, WHO, FAO, यूनिसेफ या फिर UNDP। तो जो गोबी ट्रिपल एफ प्रोग्राम है वो कौन प्रमोट करता है उसको, यूनिसेफ, यानी कि यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड। 1946 में ये क्या हुआ था, एस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, तो गोबी ट्रिपल एफ प्रोग्राम को ये प्रमोट करता है, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, गोबी, गोबी ग्रोथ मॉनिटरिंग। जी का क्या मतलब है, ग्रोथ मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग। ओ का मतलब है ओरल रिहाइड्रेशन, ओरल रिहाइड्रेशन। बी का मतलब है ब्रेस्ट फीडिंग, बी का क्या मतलब है ब्रेस्ट फीडिंग। आई का मतलब है इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन। ट्रिपल एफ, एफ का क्या मतलब है, ट्रिपल एफ में जो पहले एफ का मतलब है फीमेल एजुकेशन, फीमेल को क्या देनी है, एजुकेशन देनी है, फीमेल एजुकेशन। दूसरे एफ का मतलब है फैमिली स्पेसिंग, फैमिली स्पेसिंग, यानी कि जो बच्चे, 2 बच्चों के बीच में क्या होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए 2 साल से ज्यादा। ऐसा देखा गया है कि जो 2 साल से कम स्पेस है तो उनमें चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट दोनों क्या देखी गई हैं, ज्यादा देखी गई हैं। ठीक है, तो फैमिली स्पेसिंग होनी चाहिए। और उसके अलावा तीसरे एफ का क्या मतलब है, तीसरे एफ का मतलब है फूड सप्लीमेंटेशन, फूड सप्लीमेंटेशन। फूड सप्लीमेंटेशन किसको, प्रेग्नेंट महिला को क्या दिया जाएगा, फूड सप्लीमेंटेशन दिया जाएगा, जिससे लो बर्थ वेट बेबी होने से बचाया जा सके। तो गोबी ट्रिपल एफ प्रोग्राम की जो फुल फॉर्म है वो क्या है, G फॉर ग्रोथ मॉनिटरिंग, O फॉर ओरल रिहाइड्रेशन, B फॉर ब्रेस्ट फीडिंग और I फॉर इम्यूनाइजेशन। F फॉर फीमेल एजुकेशन, F फॉर फैमिली स्पेसिंग और F फॉर फूड सप्लीमेंटेशन। और इसको कौन प्रमोट करता है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड। ठीक है, जिसका क्या नाम है, यूनिसेफ। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, अकॉर्डिंग टू मैस्लोज ह्यूमन हायरार्की हाईएस्ट लेवल ऑफ नीड इज, मैस्लो की ह्यूमन हायरार्की में सबसे हाईएस्ट लेवल की नीड कौन सी होती है, तो सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड्स आती है, कौन सी आती है, फिजियोलॉजिकल नीड्स। उसके बाद दूसरी कौन सी नीड आती है, सेफ्टी नीड्स, कौन सी नीड होती है, सेफ्टी नीड। उसके बाद क्या आती है, लव एंड बिलोंगिंग नीड। उसके बाद क्या आती है, स्टीम नीड। और लास्ट में सबसे हाईएस्ट कौन सी नीड आती है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, एक्चुअलाइजेशन। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या है, हाईएस्ट नीड है किसमें, ह्यूमन हायरार्की में। किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू मैस्लोज ह्यूमन नीड्स ऑफ हायरार्की में सबसे हाईएस्ट लेवल पे कौन सी नीड है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। उसके बाद हमारा 19th क्वेश्चन है, हाईली हीट सेंसिटिव वैक्सीन इज, हाईली हीट सेंसिटिव यानी कि जिसको हम हीट में लाएंगे तो वो क्या हो जाएगी, तुरंत खराब हो जाएगी। सबसे हाईली हीट सेंसिटिव, हेपेटाइटिस बी, मीजल्स, पोलियो या फिर रोटावायरस। तो सबसे इन ऑप्शन में जो सबसे हाईली हीट सेंसिटिव वैक्सीन है वो तो कौन सी है, पोलियो। कौन सी है, पोलियो। और पोलियो में भी कौन सी, OPV, ओरल पोलियो वैक्सीन। पोलियो में भी कौन सी है, OPV है, ओरल पोलियो वैक्सीन। ये सबसे ज्यादा हीट सेंसिटिव वैक्सीन है। ठीक है, इसको रखा जाता है -20 डिग्री सेल्सियस पे। अगर हम इसको कहां पर रखते हैं, कोल्ड चेन में इसको स्टोर करके रखा जाता है, तो कितने टेम्परेचर पे रखा जाता है, -20 डिग्री सेल्सियस पे इसको रखा जाता है। ठीक है, तो ये क्या है,
सबसे हीट सेंसिटिव वैक्सीन है, ठीक है। इसके अलावा एक और आती है येलो फीवर। येलो फीवर होती है, वो क्या होती है, वो इससे ज्यादा हीट सेंसिटिव है, उसको रखा जाता है -40 डिग्री सेल्सियस पर। येलो फीवर की वैक्सीन किस पर रखी जाती है, -40 डिग्री सेल्सियस पर। लेकिन येलो फीवर इंडिया में नहीं होता है, तो इसलिए इसकी वैक्सीन यहाँ पर नहीं रहती है। तो लेकिन ऑप्शन में येलो फीवर होता है तो सबसे पहले प्रायोरिटी किसको जाएगी, येलो फीवर को ही जाएगी, उसके बाद जाएगी पोलियो को, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके लिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 ये आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्ट्स अ मसल टू बोन। इनमें से कौन सा मसल्स को बोन के साथ कनेक्ट करते, कार्टिलेज, एरियोलर, लिगामेंट्स या फिर टेंडन्स। तो ये आपको ऑप्शन बताना है कि कौन बोन को मसल से कनेक्ट करता है, इन चारों में से कौन सी चीज बोन्स को मसल्स के साथ कनेक्ट करती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दूसरी वीडियो में। तब तक आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। थैंक यू फॉर योर अटेंशन।